Good morning everyone. Myself Ravindra Punia, PGT Chemistry, Suraj School, Bhiwadi. In today's lecture video we are going to study about P block elements. This is not new concept for you. बहुत अच्छे से आपको पता है 11th क्लास में आपने P block के 13, 14 ग्रुप को 15th ग्रुप को स्टडी किया था. In class 12th we are going to study 16th, 17th and 18th group of the modern periodic table. As you all know that the 16th group, we start from 16th group number 16, oxygen family, और इसका दूसरा नाम भी है that is known as, आपको पता होगा 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, सबके नाम आप पढ़कर आए हैं 11th क्लास में. 15 नाइकोजेंस होते हैं, वैसे ही 16, 17, 18 ग्रुप के नाम. तो 15 ग्रुप का अगर हम नाम देखें तो वो होता है कैल्कोजेंस. 18th का अगर हम नाम देखें तो होता है हेलोजन. 17 एंड 18 इज नोबल गैसेस. So let's start group number 16 of the modern periodic table. The group number 16 name is known as chalcogens. Chalcogens. The meaning of chalcogens are ore formers. Ore formers. इसका मतलब ग्रुप नंबर जो 16 है वो ओर फॉर्मर्स होते हैं. ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, सल्फर. अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें, कंप्लीट लिख लेते हैं पहले. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम. ऑक्सीजन, सल्फर, तो जो ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा ओर में आपको मिलते हैं. जैसे अगर किसी भी आप एलिमेंट का ओर देखेंगे, एल्यूमिनियम का देख लीजिए, आयरन का देख लीजिए, बहुत सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे जिनका ओर या तो ऑक्साइड होता है या सल्फाइड होता है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ओर फॉर्मर्स. तो अब हम इनकी बात करेंगे. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, इनकी हम बात करते हैं. तो सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर चलते हैं इस ग्रुप की. तो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस ग्रुप इज NS2NP. बताइए कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 16, 13, 14, 15, 16. NP1, NP2, NP3 एंड दिस इज NP4. तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ग्रुप की वो क्या है? NS2NP4. जैसे अगर हम इसकी बात करें तो 2s2 2p4 ऑक्सीजन, सल्फर 3s2 3p4, 4s2 4p, 5 एंड 6s2 6p4. अगर हम पोलोनियम की बात करें अगेन, तो पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी दिखाता है. रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी दिखाने का मतलब ये है कि अगर हम इसे छोड़ दें, ओपन एयर में छोड़ दें, एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, तो धीरे धीरे ये डिके होता चला जाता है, धीरे धीरे ये ख़त्म होता चला जाता है. और इसकी जो हाफ लाइफ है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा कम नहीं है. इसका मतलब ये जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होता. इसकी हाफ लाइफ लगभग 13-14 मिनट है. इसका मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि बस आपने इसको रखा और ये गायब हो गया, डिके हो गया, बहुत ज़्यादा रेडिएशंस. लेकिन क्योंकि रेडियो एक्टिव है इसलिए प्रॉपर्टीज़ पढ़ना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा. तो बात हम सिर्फ यहाँ तक की करेंगे, कुछ चीज़ों में इसको भी इन्वॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई. अब इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक हर एक जो हम ट्रेंड्स पढ़ते हैं उनको बारी बारी स्टार्ट करते हैं. लेकिन उनको पढ़ने से पहले एक बार फिर से हम थोड़े से जनरल कॉन्सेप्ट जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं थोड़ा सा जनरल रिवाइज कर लेते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो कौन कौन से जो चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्योंकि यहाँ पर मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं. तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी होती हैं? तो इसमें पहला आता है शील्डिंग इफेक्ट, जो हमें हमेशा दिमाग में रखना है यहाँ पर. दूसरा आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्लास 11th में बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है. यहाँ पर थोड़ा सा एक जनरल रिवाइज कर लेते हैं ताकि बीच में अगर आता है तो दिक्कत ना हो. शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट है क्या? तो बड़े अगर सिंपल शब्दों में बात की जाए तो इनर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन, उनके रिपल्शन को कहा जाता है. इनर इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपल करेंगे. उसी रिपल्शन को हम क्या कह रहे हैं? शील्डिंग इफेक्ट. सिंपल है. देखिए ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है. इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर मान लेते हैं अपना पूरे 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं. अब आउटर मोस्ट शेल में मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड होता है. तो जब आप एक और इलेक्ट्रॉन को लेकर आओगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे? रिपल करेंगे. अगर ये इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे तो होगा क्या कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिपल्शन के कारण जो ये साइज यहाँ होना चाहिए था ये थोड़ा सा रिपल्शन के कारण क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा।
इसका मतलब इनर इलेक्ट्रॉन जब रिपल करना चालू करते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, तो थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाता है, तो वही हमारा इनर शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखें। ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं। अब अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट की बात करूं तो S, P, D और F के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सब शेल्स के इलेक्ट्रॉन, इनकी जो शील्डिंग पावर है वो इक्वल नहीं होती। इनकी जो रिपल्शन है वो S के इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होता है, P का उससे कम, D का उससे कम और F का सबसे कम। इसका मतलब हम D और F को ना पुअर शील्डर की कैटेगरी में डालते हैं, पुअर शील्डर्स। तो D और F के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, पुअर शील्डर्स होंगे, जबकि S और P के क्या होंगे, अच्छे शील्डर होंगे। मतलब ये टेक्निकल लाइन है, आप अगर ये सोचेंगे भी क्या बोल रहे हैं, S के इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रिपल करते हैं, P के जो रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो कम होगा, D और F का उतना नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पर D के 10 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ ऐसे भरे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये जो रिपल्शन होगा ना ये बहुत वीक होगा। ये क्यों है, साइज की वजह से, इसके ओरिएंटेशन शेप की वजह से। तो जो D और F की जो शेप होती है, डबल डबल शेप और कॉम्प्लेक्स शेप जो होती है, उसकी वजह से ये जो अट्रैक्शन, ये जो रिपल्शन यहाँ पर जाएगा, इनके बीच में जो इंटरेक्शन की जो डिस्टेंस है वो अलग होती है, प्लेन्स ही अलग होते हैं, दैट्स वाई रिपल्शन वीक होता है। जबकि अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए S के बैठे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिपल्शन लगाएंगे, तो S के इलेक्ट्रॉन धक्का बहुत ज़्यादा मारते हैं, P के उससे कम, D और F के कुछ खास नहीं। तो इसका मतलब अगर D और F बीच में आ जाता है तो वो करते हैं पुअर शील्डिंग। देखिए ध्यान से समझिए, जैसे क्लास 11 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ पढ़ा था, ग्रुप नंबर 15। यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि शेल बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, साइज बढ़ता है, यहाँ भी बढ़ता है और यहाँ भी बढ़ता है। लेकिन ये जो साइज का इंक्रीज होता है ये रेगुलर नहीं होता, मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने पर थोड़ा कम हो जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा साइज का वो बहुत कम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अगेन D एंड F। देखिए यहाँ पर इन दोनों को ही समझ लेते हैं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन 2s2 2p4, क्या यहाँ पर कोई D और F के इलेक्ट्रॉन आए, नहीं आए। तो जब आप यहाँ से इस पर जाओगे 3s2 3p4, तो ये इसके ऊपर रिपल्शन ज़्यादा लगा रहा है, इसका मतलब इसके और इसके साइज में बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला है, क्योंकि अंदर से धक्का लग रहा है। सल्फर और सेलेनियम की अगर हम बात करें, यहाँ से जब हम यहाँ गए तो यहाँ आ रहा है 4s2 4p4, तो इसके बीच में 3d आ रहा है, इसके बीच में 3d आ रहा है, और D क्या है, पुअर शील्डर। इसका मतलब यहाँ पर जो रिपल्शन लगना चाहिए था वो उतना नहीं लगेगा, तो साइज तो अभी भी बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए इसका साइज 70 पिकोमीटर है, लेट अस अज्यूम, तो इसका हो सकता है 130, लगभग डबल हो गया हो, और इसका 130 है तो इसका लगभग डबल नहीं होगा, इसका सिर्फ 170 पिकोमीटर। इसका मतलब इंक्रीज तो हुआ, लेकिन क्या ये इंक्रीज रेगुलर है, नहीं। तो दिस इज शील्डिंग इफेक्ट एंड दिस इज पुअर इफेक्ट ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ता है बट नॉट रेगुलर, दैट इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं, इस वजह से साइज बढ़ता है नीचे जाने पर, लेकिन D और F उतनी एफिशिएंसी से इस काम को नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इंक्रीज है वो उतना नॉर्मल नहीं होता। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट भी क्लियर कराऊंगा। होप आपको यहाँ तक की क्लास समझ आई होगी, और आगे की क्लास हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।